गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। बेसिकली अभी आपका फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स के अंदर हम दो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, एक तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड दूसरा ऑप्टिक्स। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या होती है बेसिकली आपके पास, तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of physical behavior of a system composed of a very large number of particles। इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसकी हेल्प से हम क्या करें, किसी भी सिस्टम के फिजिकल बिहेवियर को समझें। बस शर्त क्या है कि उस सिस्टम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए। अगर आपको किसी सिस्टम को स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की हेल्प से समझना है या उसके बिहेवियर को स्टडी करना है, तो उसके लिए उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। मतलब एक बहुत सारे एटम्स का सेट या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का सेट या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेट या बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का सेट, अगर उसको हम स्टडी करें तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें एक कप वाटर का। अब एक कप वाटर के अंदर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। एक वाटर के मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला होता है? H2O। तो ऐसे ही बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स एक कप वाटर के अंदर होंगे, ठीक है। तो अगर हमें इस सिस्टम को स्टडी करना है तो हम इसको स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि एक कप, जैसे हम बात करें एक मोल की, एक मोल के अंदर हमारे पास कितने अप्रोक्सीमेटली 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक कप वाटर के अंदर बहुत सारे मोल हो जाएंगे और उस बहुत सारे मोल के अंदर बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं तो हम उस सिस्टम के बिहेवियर को, उस सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। ये कंडीशन है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की, ठीक है। अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम करते क्या है? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम डाटा कलेक्ट करते हैं। मतलब सबसे पहले तो कलेक्शन होता है डाटा का, फिर उस डाटा को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, कैटेगराइज करते हैं उस डाटा को। उसके बाद उस डाटा का एनालिसिस करते हैं एंड देन उस एनालिसिस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन बनाते हैं। हमने क्या किया स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में? न्यूमेरिकल डाटा इकट्ठा किया, उस न्यूमेरिकल डाटा को क्लासिफाई कर दिया, किसी क्राइटेरिया के बेस में हमने उसको, उस डाटा को क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया। जैसे आपने क्या किया, सपोज अब जैसे कोरोना चल रहा है, कॉलेज के अंदर सभी स्टूडेंट्स आ गए, तो हमने क्लासिफाई कर दिया कि जिन बच्चों ने मास्क लगा रखा है वो एक साइड खड़े हो जाओ, जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा वो एक साइड खड़े हो जाओ। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ये तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले तो सभी बच्चों को हमने क्या कर लिया, लोन में इकट्ठा कर लिया। इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने सबसे पहले सभी बच्चों को लोन में इकट्ठा कर लिया, ये हो गया कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद हमने बच्चों को क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई कर दिया कि जो बच्चे, जिन बच्चों ने मास्क लगा रखा है वो एक साइड खड़े हो जाओ, जिन बच्चों ने मास्क नहीं लगा रखा वो बच्चे दूसरी साइड खड़े हो जाएं। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि जिन बच्चों ने मास्क लगा रखा है, हम देखेंगे कि हमने जो बोला था कि जो अनाउंसमेंट हुई थी उस अनाउंसमेंट के बेसिस पे बच्चे खड़े हुए कि ये वाली साइड तो मास्क वालों की है और ये वाली साइड बिना मास्क वालों की है। तो हम ये देखेंगे कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसने मास्क लगा रखा है और वो बगैर मास्क वालों की साइड खड़ा है, या फिर जिस बच्चे ने मास्क नहीं लगा रखा वो जिन बच्चों ने मास्क लगा रखा है उनकी साइड तो नहीं खड़ा। ये हो गया आपका एनालिसिस। उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन, अब इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे कि जिन बच्चों ने मास्क लगा रखा है उन बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस कम हैं,
जिन बच्चों ने मास्क नहीं लगा रखा उन बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दैट मीन्स क्या हो गया, अब हमने क्या कर लिया इंटरप्रिटेशन कर ली इसकी। तो ऐसे ही स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम काम करते हैं। सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उस डाटा को हम क्लासीफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन का एनालिसिस हम करेंगे कि क्लासिफिकेशन जो हमने करी थी वो ठीक है या नहीं है। एंड आफ्टर दैट हम इंटरप्रिटेशन, एक रिजल्ट तक पहुंचेंगे, हम अपनी एक संभावना लगाएंगे और उसके बेस पे हमारा क्या होगा, फाइनल हम रिजल्ट देंगे। अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की कंडीशन है ग्रेटर द नंबर ऑफ पार्टिकल मोर एक्यूरेट इज स्टैटिस्टिकल रिजल्ट। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर तो आपका रिजल्ट भी उतना ही एक्यूरेट होने वाला है। अगर आपके पास सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स कम है तो आपका रिजल्ट की एक्यूरेसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की ग्रोथ होने से पहले हम लोग फिजिकल बिहेवियर सिस्टम्स के किसकी हेल्प से पढ़ते थे, या तो फिर हमारे पास मैकेनिक्स थी जिसमें न्यूटन्स के लॉ आपके एप्लीकेबल थे, या फिर थर्मोडाइनमिक्स जो हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं। लेकिन उसमें क्या दिक्कत थी, कुछ बिहेवियर, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिसको हम थर्मोडाइनमिक्स या मैकेनिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। जैसे कि आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, स्पेसिफिक हीट्स हो गई। तो बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जिसको हम थर्मोडाइनमिकली या फिर मैकेनिक्स की हेल्प से एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो ग्रोथ हुई वो हुई स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की। अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की हेल्प से हम इन फिनोमिनाज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप की स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है जो उसको हम कितने तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर हम बोलें कितने टाइप की हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। तो बेसिकली अगर हम ऊपरी लेवल पे उसको क्लासीफाई करें तो हम दो तरह से उसको क्लासीफाई करते हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है साइज ऑफ द पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स का साइज आपका कितना है। तो वो जब हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में हम लोग देखेंगे कि जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है और या फिर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है उसमें पार्टिकल्स के साइज या पार्टिकल आइडेंटिकल हैं या नहीं है, इन बेसिस पे हम किस तरह से दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को किसने एक्सप्लेन किया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक्सप्लेन किया। इसलिए क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को हम एमबी स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के जो लॉज बने हमारे उसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने रूल्स दिए क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के। तो इसलिए उस स्टैटिस्टिक्स को क्या बोला गया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स बोला गया। ऐसे ही क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को फर्दर हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, या फिर हम उसको बी स्टैटिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स या एफडी स्टैटिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स को हमने क्या किया, दो पार्ट्स में किया, क्लासिकल और क्वांटम। क्लासिकल को किसने, एमबी स्टैटिस्टिक्स आ गई क्लासिकल के अंदर। क्वांटम के अंदर फिर फर्दर दो स्टैटिस्टिक्स आ गई, फर्मी डिराक एंड बोस-आइंस्टीन, एफडी एंड बी। अब इनको हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम पहले हमें इन चीज़ों को क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए, कुछ कंसेप्ट्स हमें पता होने चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो पहले हम उन कंसेप्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक आइडियाज़ अबाउट स्टैटिस्टिक्स। अब मैंने जब स्टैटिस्टिक्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अभी आपको दिया, उस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मैंने बार बार सिस्टम बोला, कुछ भी कर रहे हैं तो किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो अब सिस्टम बार बार बोल रहे हैं तो उस सिस्टम टर्म को यूज करने से पहले हम समझ लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है, उस सिस्टम को हम कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं।
तो हमारे पास जैसे सिस्टम की हम डेफिनेशन, तो इसी तरह से क्या हो गया हमारे पास कुछ बेसिक आइडियाज़ हो गए स्टैटिस्टिक्स के। तो सबसे पहले उन बेसिक आइडियाज़ को हम स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे स्टैटिस्टिक्स में बढ़ेंगे और देखेंगे कि जब हम एमबी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो किस तरह से एमबी स्टैटिस्टिक्स फिनोमिनास को, फिजिकल बिहेवियर को, किसी सिस्टम के को किस तरह से एक्सप्लेन करती है, किसी सिस्टम की एनर्जी, किसी सिस्टम के टेम्परेचर को हमें पता करना हो तो वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम किस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक हीट सम सॉलिड्स की किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिक आइडियाज़ पे आ जाते हैं। बेसिक आइडियाज़ अबाउट स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले सिस्टम की, सिस्टम क्या होता है, तो डेफिनेशन क्या है सिस्टम की, पोर्शन ऑफ मैटर और एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू बी एनालाइज्ड। मैटर, पोर्शन ऑफ मैटर का मतलब हो गया कि जैसे हम बात करें कि मैं जो पूरी अर्थ है, वो पूरी अर्थ को हम क्या कंसीडर करके चलते हैं कि एक मैटर है। ठीक है, उस मैटर के, उस अर्थ के किसी एक पोर्शन को हम बात करें, एक कमरे की बात करें, एक बीकर की बात करें, एक सिलेंडर की बात करें। जैसे आपके घरों में एक सिलेंडर होता है, जो थर्मोडाइनमिक्स हमने पढ़ी उसमें भी हमने इस तरह के एग्जांपल्स लिए थे कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, उस गैस का कैसा बिहेवियर है। तो वो सिलेंडर हमारे पास क्या हो गया, अब उस केस में सिस्टम हो गया, क्योंकि हम उस सिलेंडर के अंदर वाली गैस की बात कर रहे हैं। उस गैस की बाउंड्री कौन सी होगी, वो सिलेंडर हो गया, तो वो एक हमारे पास सिस्टम बन गया। अब हम एक क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, हम उस क्लासरूम की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की कितनी एनर्जी होगी, या वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। तो अब जो हम बात कर रहे हैं उस कमरे के, क्लासरूम के अंदर की बात कर रहे हैं, तो उस क्लासरूम के अंदर की जो हम बात कर रहे हैं, तो अब सिस्टम हमारे पास क्या हो गया, वो क्लासरूम हो गया। तो इसलिए सिस्टम क्या है, पोर्शन ऑफ मैटर, जो मैटर है हमारे पास उस मैटर का एक पोर्शन ले लिया हमने, या फिर कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, एक सिलेंडर मान लिया, एक कार मान ली, एक जीप मान ली, जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया कि ये हमारा सिस्टम है। उसके बाद आती है बात माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब सिस्टम को क्लासीफाई कर रहे हैं हम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर आपके पास क्या होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे, फ्यू पार्टिकल्स होंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल के। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब हो गया कि जो आपका एटॉमिक रेडियाई है उस लेवल के, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप बात करो, 10 मॉलिक्यूल्स की बात करो, तो वो कौन सा सिस्टम आएगा, आपका माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। लेकिन अगर आप उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के कलेक्शन की बात करो कि हमारे पास बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक मैक्रोस्कोपिक। जैसे मैं एक आइस के पीस की बात करूं, या एक ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करूं, किसी आइस के पीस की बात करूं या ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करूं, वो क्या हो जाएंगे आपके पास, एक मैक्रोस्कोपिक। क्योंकि एक ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर भी बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक आइस के पीस के अंदर भी बहुत सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। या जैसे ही हमने जो ये एग्जांपल लिए, एक सिलेंडर के अंदर, एक सिलेंडर की हमने बात करी, एक कार की बात करी, एक जीप की बात करी, एक रूम की बात करी, वो सब क्या हो गया आपके पास, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, क्योंकि वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो आया डिफरेंस समझ में। माइक्रोस्कोपिक तो जो छोटा सिस्टम, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, बहुत कम पार्टिकल्स हैं, और जो कम पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल की डायमेंशन एटॉमिक डायमेंशंस है। और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर ये जो एटॉमिक डायमेंशन के पार्टिकल हैं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके जिस सिस्टम को बना रहे हैं, उस सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। उसके बाद आती है हमारे पास, सिस्टम हमने देख लिया, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, और सिस्टम की क्या डेफिनेशन। उसके बाद आता है ट्रायल। ट्रायल क्या होता है अब हमारे पास, ट्रायल इज द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने को हम क्या बोलेंगे, ट्रायल बोलेंगे। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट के करने को हम क्या बोलेंगे, ट्रायल बोलेंगे। अब जैसे हम बात करें कि जैसे आप लूडो खेल रहे हो, अब लॉकडाउन चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने लूडो खेला हुआ, ठीक है, लूडो खेल रहे हो, लूडो खेलते टाइम आपने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया। जो आप डाइस थ्रो कर रहे हो
उसको आप क्या बोलोगे, ट्रायल बोलोगे। जो आपने डाइस को थ्रो किया वो क्या हो गया, एक ट्रायल, आपने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब आपने जैसे अब एक क्रिकेट का मैच है, उसके अंदर हमें क्या करना है, एक क्वाइन को टॉस करना है कि अब उस टॉस के बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा कैप्टन टॉस को जीतता है, किसका है। तो उसमें टॉस में ऑप्शन क्या रहेंगे, या तो हेड या टेल। तो एक उसको क्वाइन को टॉस करेगा, दूसरा क्या मांगेगा कि हेड या टेल, ठीक है। तो जो हमने टॉस किया क्वाइन को, जो टॉसिंग ऑफ क्वाइन है वो क्या है, एक ट्रायल है। अब इवेंट क्या है, आउटकम ऑफ द ट्रायल इज नोन एज इवेंट। जो आपने ट्रायल किया, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसके जो रिजल्ट्स आ सकते हैं या जो रिजल्ट्स आएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट्स बोलेंगे। तो अब जैसे हमने एग्जांपल लिया, एक डाइस को थ्रो किया, थ्रो करने के बाद 1 2 3 4 5 6 में से आपके पास कोई भी नंबर आएगा, वो क्या हो गया, जो नंबर आएगा वो आपका क्या हो गया, इवेंट हो गया। जो आपने डाइस को फेंका वो ट्रायल था, उस ट्रायल का अब क्या आएगा, आपके पास एक रिजल्ट आएगा, जो आपके पास सामने नंबर आया वो क्या हो गया, आपका इवेंट हो गया। अब क्वाइन को हमने टॉस किया, या तो हेड आएगा ऊपर या फिर टेल आएगा। तो अब आपने जो टॉसिंग ऑफ द क्वाइन था वो तो ट्रायल था, और जो उसके ऊपर जो उसका आउटकम आया, हेड आया या टेल आया, वो क्या हो गया, इवेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है, अगर आपने कोई भी ट्रायल किया, उस ट्रायल का मतलब हो गया एक एक्सपेरिमेंट, कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सब किस में आएंगे, सैंपल स्पेस में। जैसे कि हम एग्जांपल लें, क्वाइन को टॉस करते हैं हम, फॉर टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन। तो सैंपल स्पेस टॉसिंग ऑफ क्वाइन के केस में हमारे पास क्या रहेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब जो ये सैंपल स्पेस है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कि एस क्या हो गया, उस ट्रायल का सैंपल स्पेस हो गया। अब टॉस कर रहे हैं क्वाइन को, एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस उसका क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। एच और टी क्या हो गए, उसके आउटकम्स हो गए, और वो किसके अंदर लिख दिया आपने, सैंपल स्पेस के अंदर लिख दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप डाइस को थ्रो करोगे, तो डाइस को थ्रो करते टाइम क्या होगा, टोटल आउटकम्स क्या आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। तो आउटकम्स आपके क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो उसके सैंपल स्पेस के अंदर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्वाइन और एक डाइस को इकट्ठा टॉस कर रहे हैं। एक हाथ से मैंने क्या किया, क्वाइन ले लिया, दूसरे हाथ में मैंने क्या ले लिया, डाइस ले लिया, डाइस को भी फेंका और क्वाइन को भी। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि कितने उसके अंदर टोटल इवेंट हो जाएंगे, 12 इवेंट्स हो जाएंगे उसके अंदर। अगर जिस टाइम पे डाइस में 1 आएगा, तो हेड, अगर डाइस में आ गया 1, हेड की जो आपका क्वाइन है उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर हेड भी आ सकता है आपका, और उसके अंदर क्या आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ऐसे ही जब आपका 2 आएगा, तो उस केस में भी साथ में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स इसके कितने हो गए, 12 आउटकम्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सैंपल स्पेस। अब उसके बाद आता है कि हम इवेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, आपके पास इवेंट्स क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं नल इवेंट। एन इवेंट हैविंग नो सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड नल इवेंट, इट इज डिनोटेड बाय फाई। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब क्या हो गया, जिस इवेंट के अंदर कोई भी सैंपल पॉइंट ना आए, जिस इवेंट के अंदर कोई भी सैंपल पॉइंट ना आए, उसको हम क्या बोलेंगे, नल इवेंट बोलेंगे। अब हमने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया, आपने समझना इस बात को ध्यान से, आपने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया। अब डाइस को थ्रो करने के बाद मैं आपको बोलूं कि इस डाइस के थ्रो में 7 से ऊपर नंबर आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, या 7 से ऊपर कितने आउटकम्स आएंगे, कितने इवेंट्स आपके पॉसिबल होंगे, या 7 से ऊपर में का अगर आप सैंपल स्पेस बनाओ, जैसे आपने डाइस को थ्रो किया, मैं बोलूँ एक सैंपल स्पेस बनाओ जिसके अंदर 7 से ऊपर नंबर आने की सारी पॉसिबिलिटीज़ आप लिखो।
तो 7 से ऊपर तो उसमें कुछ आ ही नहीं सकता, सारे के सारे 6 से नीचे आएंगे। तो जब आपने बोला कि 7 से ऊपर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 7 से ऊपर आने की पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया 0। तो उस सैंपल स्पेस के अंदर कोई भी इवेंट नहीं आएगा, कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं आएगा। तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, 5 से रिप्रेजेंट करोगे। अब उसके बाद आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब होता है कि जो जिस इवेंट के होने की संभावना 100% हो, जिसके होने की पॉसिबिलिटी 100% हो कि ये इवेंट, ये चीज़ तो होनी ही होनी है। जैसे अब इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम लोग कि हमने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया। अब डाइस को थ्रो कर दिया हमने, ठीक है। डाइस को थ्रो करने के बाद मैं आपसे बोलूं कि 7 से नीचे नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, या 7 से नीचे कितने नंबर आएंगे, या मैं आपको बोलूं कि आपको मैंने बोला डाइस को थ्रो करो, आपने डाइस को थ्रो किया, मैं बोलूं कि 7 से नीचे नंबर आने की इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी 7 से नीचे नंबर आने की, 100% पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि उसके डाइस के अंदर तो नंबर क्या आएगा, 1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि 7 से नीचे नंबर आना चाहिए, तो 7 से नीचे नंबर तो उसमें आएगा ही आएगा। तो ये इवेंट कैसा हो गया आपका, श्योर इवेंट। कैसा इवेंट हो गया, श्योर इवेंट। उसके बाद आता है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट वो इवेंट्स होते, इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली व्हेन वी डू नॉट एक्सपेक्ट द हैपनिंग ऑफ वन इवेंट इन प्रीफरेंस टू द अदर। मतलब अगर आपके पास जैसे मान लो 2 इवेंट होने हैं, तो दोनों इवेंट के होने की चांसेस अगर इक्वल हैं तो उनको क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हेड आने की पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा है और टेल आने की पॉसिबिलिटी कम है। दोनों के आने की पॉसिबिलिटी इक्वल है, उतनी पॉसिबिलिटी हेड आने की है, उतनी ही टेल आने की है, ठीक है। तो वो क्या हो गए, इक्वली लाइकली इवेंट हो गए। अब जैसे मैं बात करूं कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, और एक डाइस को थ्रो किया। एक डाइस को थ्रो करने के बाद मैं बोलूं कि 2 से नीचे नंबर या 2 से नीचे नंबर आने की संभावना की अगर मैं बात करूं, पॉसिबिलिटी की बात करूं, तो वो इवेंट कैसे होंगे, या एक तो पॉसिबिलिटी होगी 2 से नीचे नंबर आएगा, एक पॉसिबिलिटी होगी 2 से ऊपर नंबर आएगा। तो ये 2 इवेंट्स बन गए आपके, नंबर लेस देन 2 और नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो जो नंबर ग्रेटर देन 2 है उसमें तो आपके पास नंबर आ गए 4, 3, 4, 5, 6, और जो नंबर लेस देन इक्वल टू 2 है, 2 या 2 से कम, उसके अंदर आ गए आपके 2 नंबर, 1 और 2। तो इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है, क्योंकि एक के अंदर 4 सैंपल पॉइंट्स हो गए, दूसरे के अंदर 2 सैंपल पॉइंट हो गए, जिसके अंदर 4 सैंपल पॉइंट है उसके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिसके अंदर 2 सैंपल पॉइंट्स हैं। तो वो इवेंट्स आपके इक्वली लाइकली नहीं हुए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक से आपने कॉइन को डाइस को थ्रो किया और मैं बोलूं 1 से 6 के बीच में सभी नंबर्स की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो सभी नंबर के आने की पॉसिबिलिटी बराबर है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, सबकी तो वो इवेंट्स कैसे हो गए आपके पास, इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए। अब उसके बाद आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से हैं, द इवेंट्स वेयर ओकरेंस ऑफ वन इवेंट एक्सक्लूड्स और रूल आउट द हैपनिंग ऑफ ऑल अदर इवेंट। मतलब क्या हो गया, अगर एक इवेंट हो गया तो वो दूसरे इवेंट्स के होने की संभावना को ख़त्म कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। जैसे अगर हम क्या करें, एक कॉइन को टॉस करें, तो अगर मान लो हेड आ गया या फिर टेल आ गया, अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। तो ये दोनों इवेंट्स कैसे हो गए, हेड का आना और टेल का आना। हमने एक कॉइन को टॉस किया, मतलब हमने एक ट्रायल लिया, उस ट्रायल के अंदर अगर हेड आ जाता है तो टेल नहीं आएगा, और टेल आ जाता है तो हेड नहीं आएगा। मतलब ये दोनों चीज़ एक टॉस के अंदर इकट्ठी नहीं आ सकती, इसलिए क्या है, एक के आने की संभावना दूसरे की आने की संभावना को ख़त्म कर देती है। तो इस तरह के इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फेवरेबल इवेंट्स। तो फेवरेबल इवेंट्स क्या होते हैं, द केस इज विच एंश्योर द ऑकरेंस ऑफ डिजायर
इवेंट्स आर सेड टू बी फेवरेबल इवेंट। अब आपने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया, थ्रो करके आप लूडो खेल रहे हो, डाइस को थ्रो किया, ठीक है। थ्रो करते टाइम आपने मन में सोचा यार मेरा 6 आ जाए, है ना, 6 आ जाएगा तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपने सोचा 6 आ जाए और उसके अंदर 6 ही आ गया, मतलब जो चीज़ आपने सोची थी, जो आपकी डिज़ायर थी, जो आपकी इच्छा थी, अगर वो इच्छा आपकी पूरी हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल इवेंट। जो आपने सोचा था वही इवेंट हो गया, वही चीज़ हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल इवेंट। अब उसके बाद आता है डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, टू इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ occurrence ऑफ वन अफेक्ट द occurrence ऑफ अदर इवेंट। मतलब क्या हो गया, एक इवेंट हो गया, मतलब दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। एक इवेंट हो गया तो उसका होना दूसरे इवेंट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। जैसे कि हमने क्या किया, एक ताश की गड्डी है हमारे पास, उस ताश की गड्डी के अंदर हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। उन 52 कार्ड्स में से मैंने एक कार्ड निकाल लिया और मैं बोलूं कि एक जैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या ये जैक, तो जैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल जैक कितने होते हैं ताश की गड्डी में, 4, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं उसके अंदर, 52, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 4/52। और मैंने अब देखा कि वो मेरा क्या आ गया, जैक ही आ गया। जैक आ गया तो मैंने उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल के रख दिया। अब जैक को मैंने बाहर निकाल के रख दिया। अब गड्डी के अंदर जो आपका डेक बच गया, जो ताश की गड्डी बच गई, उस ताश की गड्डी के अंदर अब आपके पास कितने कार्ड्स बच गए, 51 कार्ड्स बच गए। अब 51 कार्ड्स में से मैं फिर से आप एक कार्ड निकालता हूँ। अब इस दूसरे कार्ड के जैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एक पहले ही जैक निकाल चुका हूँ मैं, उसके अंदर बच कितने गए, 51 बचे हैं, और टोटल जैक कितने हैं, 3 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, 3/51। मतलब ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होगा कि दो इवेंट्स अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो वो दोनों इवेंट्स एक दूसरे पर अगर डिपेंड ना करें तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो क्वाइंस को इकट्ठा टॉस कर रहा हूँ, एक हाथ में एक क्वाइन है, दूसरे हाथ में एक है। पहले क्वाइन को भी टॉस इकट्ठा उछाल दिया ऊपर, दूसरे को भी थ्रो कर दिया ऊपर, ठीक है। तो अब पहले के ऊपर हेड आए, ठीक है, पहले पे सपोज हेड आ गया, अब दूसरे पे हेड आएगा, ये टेल आएगा, इस पहले के हेड या टेल पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। पहले पे हेड आ गया, बेशक से दूसरे पे भी हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो इन इवेंट्स को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट। दोनों अलग अलग हो रहे हैं, एक के होने की पॉसिबिलिटी दूसरे की पॉसिबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रही, तो उस इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। तो इस तरह से हमने ये देखो कई सारी चीज़ें, कुछ मेन चीज़ें हमने इसमें जो आपके बेसिक आइडियाज़ थे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के या स्टैटिस्टिक्स के, वो पढ़े इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर। सिस्टम के बारे में पढ़ा, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ट्रायल पढ़ी, इवेंट्स पढ़े, सैंपल स्पेस पढ़ा, उसके बाद इवेंट्स को हमने क्लासीफाई किया कि किस तरह से हम, किस तरह के हमारे पास इवेंट्स हो सकते हैं। तो अब इसके बाद, अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे, आगे की कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, तो उसमें जब मैं नल इवेंट की बात करूंगा तो आप समझ जाओगे कि नल इवेंट क्या है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करेंगे तो यू शुड अंडरस्टैंड कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं। तो ये चीज़ें सारी हम जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो डिपेंडेंट इवेंट जहाँ बोलेंगे, डिपेंडेंट इवेंट हम यहाँ से लेके चलेंगे कि डिपेंडेंट इवेंट बोल रहे हैं तो डिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम धीरे और थोड़ा सा आगे का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।